18 अप्रैल 1912 का दिन था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बज रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस तेज बारिश में लगभग 40,000 लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। ये सीन पियर 54 का था, जब कार्पेथिया नामक जहाज यहां आकर रुकी। आखिर इस शिप में ऐसा कौन था जिसके लिए इतने सारे लोग इंतजार कर रहे थे? इतनी तेज बारिश में भी लोगों की आंखों से बहते हुए आंसू साफ साफ दिख रहे थे। बारिश के साथ साथ ये आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कार्पेथिया अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटी थी जिसको आज भी सुनकर लोग कांप जाते हैं। ये कहानी थी RMS टाइटैनिक की, जो अपने पहले सफर पर समंदर के गोद में समा गई। यही नहीं, इसने अपने साथ 1500 से ज्यादा जानों को समंदर के हवाले कर दिया और पीछे छोड़ गई उन तमाम लोगों को जिनके पास इंतजार के अलावा और कुछ नहीं बचा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गगन और आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक द स्टोरी ऑफ टाइटैनिक। मौत कब आकर चली जाए ये किसी को पता नहीं होता, पर अपने पीछे हर बार ये कुछ कहानियां छोड़ जाती है और अगर ये कहानियां पेनफुल हो तो इन्हें सुनाने वालों की कमी नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ था उन 710 सर्वाइवर्स के साथ जो कार्पेथिया से न्यूयॉर्क लौटे थे। ये वो लोग थे जो अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात बिताकर 3 दिन बाद न्यूयॉर्क पहुंचे थे। तो आखिर क्या हुआ था उस रात जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सी एक्सीडेंट को अंजाम दिया था? हाँ, आइसबर्ग से टकराने की कहानी तो शायद हम सभी जानते हैं, पर क्या ये एकमात्र रीजन था जिस वजह से टाइटैनिक डूब गई? अगर नहीं तो फिर क्या रीजन था जिसने इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया? कहा जाता है कि टाइटैनिक के हादसे के कुछ घंटे पहले उसे एक सिग्नल आया था। ये सिग्नल उसी रास्ते पर चल रहे एक दूसरे जहाज SS कैलिफोर्नियन से बार बार भेजा जा रहा था। माना जाता है कि SS कैलिफोर्नियन ने कई बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग देने की कोशिश की, पर सीनियर वायरस ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने इन सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। अगर टाइटैनिक ने SS कैलिफोर्नियन की वार्निंग सुनी होती तो क्या ये हादसा होने से बचाया जा सकता था? इस बात का जवाब तो शायद अब कोई नहीं दे सकता, पर ऐसे कई और बातें हैं जिनका ध्यान रखने पर शायद टाइटैनिक आज भी लहरों पर खेल रही होती। शायद इस अनहोनी को होने से बचाया जा सकता था, शायद नहीं। इस सीरीज में ऐसे कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब एक ही है, वो है शायद। दोस्तों, आज हम चलेंगे अतीत के उस सफर पर जिसमें टाइटैनिक नाम की शिप पर हजारों पैसेंजर्स अपनी जिंदगी के सबसे मेमोरेबल जर्नी पर निकले थे। ये बात और है कि ये जर्नी उनकी लाइफ की सबसे भयानक जर्नी बन गई। कई शिप्स की तरह टाइटैनिक भी अपनी कहानियों के साथ पानी के अंदर डूब चुका था। फिर साल 1985 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस भूली हुई इस कहानी को सबके सामने फिर से लाकर खड़ा कर दिया। 1912 के बाद कितने ही लोगों ने टाइटैनिक को पानी के अंदर ढूंढने की कोशिश की, पर वो अनसक्सेसफुल रहे। पर जहां हम बात टाइटैनिक की कर रहे हैं वहां यह भी जानना जरूरी है कि इतनी बेशकीमती शिप हर किसी के हाथ लग जाए, ये सोचना भी बेवकूफी थी। 1 सितंबर 1985 में जीन लुई मिशेल और रॉबर्ट बेलार्ड ने वो कर दिखाया जो अब तक लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने टाइटैनिक को ढूंढ निकाला जो अपने साथ समंदर के नीचे सारे राज छुपाए बैठी थी। टाइटैनिक की खोज ने दुनिया में तहलका मचा दिया और यह भी साबित कर दिया कि उसकी जितनी तारीफ की गई थी वो कम थी। चलिए टाइटैनिक को सबसे पहले उन लोगों की नजर से देखते हैं जिन्होंने पहले सफर के दिन उसे देखा था। 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से जब टाइटैनिक शिप न्यूयॉर्क के लिए 2224 पैसेंजर्स और क्रू के साथ अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार थी, तब वहां एक अलग ही माहौल था। जो लोग इस जर्नी में शामिल हो रहे थे वो इस जर्नी को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। लंबी जर्नी से ज्यादा लोग टाइटैनिक शिप को भीतर से देखने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि टाइटैनिक के बारे में लोग इतना सुन चुके थे कि उसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। उस टाइम इस शिप को देखने के लिए 10,000 से अधिक लोग वहां मौजूद थे। हर कोई टाइटैनिक की खूबसूरती, विशालता, विलासिता, लग्जरी जिसे हम कहते हैं, उसको देखने के लिए आए थे। टाइटैनिक को करीब 5,507 किलोमीटर ट्रेवल करना था। आज से 110 साल पहले की बात करें तो उस टाइम लंबी दूरी का सफर करने के लिए या एक देश से दूसरे देश जाने के लिए समुद्री रास्तों का ही इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि जो देश समुद्र से नहीं जुड़े होते थे उनके लिए रोड का ही यूज होता था। एयरप्लेन, जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं, इस टाइम अपनी शुरुआती फेज में था और पैसेंजर प्लेन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। 20th सेंचुरी की शुरुआत में राइट ब्रदर्स हवाई जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। जब एरोप्लेन का चलन बढ़ गया तब लोगों ने शिप का इस्तेमाल कम कर दिया, क्योंकि इससे काफी टाइम और पैसे लगते थे। लेकिन एरोप्लेन से पहले लोग लंबी जर्नी के लिए समुद्री जहाज का ही इस्तेमाल करते थे।
वहीं आज भी कई कामों के लिए शिप का यूज किया जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि टाइटैनिक उस समय तक का सबसे बड़ा पानी का जहाज था, लेकिन टाइटैनिक के बारे में सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है। टाइटैनिक शिप जितना बड़ा और विशाल था, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानने के लिए मौजूद है। हालांकि टाइटैनिक के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें आज से करीब 110 साल पहले जाना होगा और इतिहास के उन पन्नों पर नजर डालनी होगी जिसमें टाइटैनिक का इतिहास छुपा हुआ है। तो ये पन्ना मैंने पलटा। यहां इस बात का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम के दौरान यूरोप के लाखों लोग नॉर्थ अमेरिका में जाकर बस रहे थे। यूरोप को छोड़कर लोग नॉर्थ अमेरिका भाग रहे थे क्योंकि उस टाइम लोग यूरोप की गरीबी से बचना चाहते थे और एक नई लाइफ शुरू करना चाहते थे। लोगों के लिए अमेरिका की जर्नी वन वे ट्रिप थी क्योंकि वो कभी वापस नहीं आना चाहते थे। अमेरिका में भी इन यूरोपियन लोगों का वेलकम किया जाता था क्योंकि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रीडम और होप का सिंबल कहा जाता है। हालांकि इस टाइम यूरोप से नॉर्थ अमेरिका जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था समुद्री रास्ता। जो भी लोग यूरोप से अमेरिका जा रहे थे वो सिर्फ शिप के माध्यम से ही वहां पहुंच सकते थे। शिप के अलावा किसी और तरीके से नॉर्थ अमेरिका जाना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच अटलांटिक ओशियन है। हालांकि अटलांटिक ओशियन को पार करने के लिए अब दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन 19th सेंचुरी में सिर्फ शिप ही एक ऑप्शन हुआ करता था जिससे अटलांटिक ओशियन को पार किया जा सकता था। साल 1900 से 1914 के बीच करीब 12 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस तरीके से अपनी जर्नी को पूरा किया था। अटलांटिक ओशियन को पार करके नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए उस टाइम सिर्फ 2 शिप कंपनियां ही मौजूद थीं। इतने लंबे रूट पर जाने के लिए ये सबसे बड़ी शिप कंपनियां थीं। एक शिप कंपनी का नाम कनार्ड था, दूसरी कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। कनार्ड कंपनी की शिप्स उस टाइम सबसे फास्टेस्ट मानी जाती थी। कनार्ड की शिप सबसे तेज और डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचा देती थी। स्पीड के मामले में कनार्ड की शिप सबसे आगे थी। इसी वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने फैसला किया कि वो ऐसी नई शिप्स बनाएंगे जो दुनिया की बिगेस्ट और लग्जूरियस शिप होगी। व्हाइट स्टार लाइन ने इस फैसले के बाद जो पहली शिप बनाई उसका नाम ओलंपिक था। वहीं व्हाइट स्टार की दूसरी शिप को ओलंपिक की सिस्टर शिप कहा गया। इसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक शिप में 3547 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी थी। सबसे बड़ा शिप होने के साथ साथ टाइटैनिक दुनिया का सबसे हैवीएस्ट शिप भी था। शिप की सब चीजों को मिला जुलाकर टाइटैनिक का वेट लगभग 73,923 टन था। इसीलिए टाइटैनिक को सबसे भारी तैरता हुआ शिप भी कहा जाता था। अगर टाइटैनिक की आगे से लेकर पीछे तक की लंबाई की बात करें तो टाइटैनिक 883 फीट यानी 269 मीटर लंबा था। हालांकि इसकी हाइट लगभग 175 फीट थी। टाइटैनिक के बारे में खास बात यह थी कि टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास पैसेंजर ऑन बोर्ड उस टाइम के ट्रांसअटलांटिक एरिया के सबसे बढ़िया और लग्जूरियस होटल्स को टक्कर देती थी। टाइटैनिक में किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया था और हर एक चीज को बारीकी से ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक को बनाने में लगने वाले किसी भी एक्सपेंसेस को अवॉइड नहीं किया गया था। हर एक जरूरी चीज के लिए खर्च किए गए थे। टाइटैनिक में लार्ज पब्लिक रूम्स के डिजाइन को अपनाया गया था और इनमें से कुछ ग्रैंड कंट्री हाउसेस के स्टाइल के भी थे। इस शिप को रेयर वुड्स और मार्बल और गोल्ड लीफ के साथ बनाया गया था। वहीं शिप के बाथरूम के साबुन की बात की जाए तो टाइटैनिक में रेयर और बढ़िया क्वालिटी के साबुन थे। वहीं टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास को कंफर्ट और लग्जरी के हिसाब से बनाया गया था। इसमें जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरीज, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स और एविलेंट केबिन्स थे। शिप के ऑपरेशनल यूज और पैसेंजर को माइक्रोनिग्राम्स मैसेज और टेलीग्राम होते हैं जो कि रेडियो टेलीग्राफी से भेजे जाते हैं। इसके साथ ही टाइटैनिक में एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी थे। टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और एक्टिवेटेड वाटर लाइट्स डोर्स की वजह से इसे अनसिंकेबल कहा जाता था। वहीं टाइटैनिक को आरएमएस टाइटैनिक भी कहा जाता था क्योंकि आरएमएस का मतलब रॉयल मेल शिप होता है। आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर था। इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ऑपरेट करती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से टाइटैनिक को शिप ऑफ ड्रीम्स कहा जाता था। टाइटैनिक में हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। टाइटैनिक में अमीर लोगों को सफर करने के लिए फर्स्ट क्लास थी और इसके साथ ही नॉर्मल लोगों के लिए थर्ड क्लास भी मौजूद थी। टाइटैनिक में खेलने कूदने से लेकर पढ़ने लिखने तक के लिए अलग अलग जगह बनाई गई थी। अपने ढेर सारे फीचर्स की वजह से टाइटैनिक लोगों को काफी पसंद आई थी। लोग काफी एक्साइटेड थे अपनी जर्नी को लेकर। हालांकि अपनी पहली जर्नी में टाइटैनिक और इसके 1500 पैसेंजर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। टाइटैनिक के डूबने का किस्सा हर किसी को अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन टाइटैनिक के डिजाइन के बारे में सुनने के बाद कोई भी इस शिप का दीवाना बन जाता है। तो चलिए अब टाइटैनिक के डिजाइन के बारे में जान लेते हैं और टाइटैनिक के डिजाइन पर बात करने के साथ इसके डिजाइन